हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज हम क्या करा रहे हैं, हमने अब लेखन शुरू कर दिया है ना। तो ध्यान दीजिए कि आप क्लास 10th में हो, 9th में हो, आपका कोर्स ए हो या कोर्स बी हो, तो मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें आपको कवर अप करा दी हैं। जैसे क्लास 9th की अगर हम बात करें तो क्लास 9th में हमने कोर्स ए का दोनों बुक कवर अप करा दी है और साथ ही साथ हमने व्याकरण भी उसका कवर अप करा दिया। फिर आ जाते हैं अगर क्लास 10th में, तो कोर्स ए और बी दोनों के ही मैंने बुक्स कंप्लीट कराई हैं, साथ ही व्याकरण कंप्लीट कराया। हाँ, बी का व्याकरण अभी नहीं कराया, कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, उन्हें भी हमें कवर करना है। और उसके बाद हमने शुरू कर दिया है अब अपना लेखन। तो भाई मैम तो एक है, तो धीरे धीरे करके लेके आ रही हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्द से जल्द आपका सारी ही चीज़ें कवर अप करा दूँगी। तो अब मैंने अभी आपका लेखन शुरू कराया और लेखन में भी मैंने 2 ऐसे टॉपिक अभी तक किए हैं जो आपके क्लास 9, 10th और कोर्स ए और बी में कॉमनली आते हैं, जैसे कि अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन। अच्छा, ये आप ध्यान से देखिएगा कि आपके सिलेबस में औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। ये आपका कोर्स बी में चलता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी कोर्स ए की अगर हम बात करें 9th की और 10th की, तो वहाँ पर औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही पत्र आते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आज जो रचनात्मक लेखन में टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा स्ववृत्त लेखन, और ये टॉपिक सिर्फ क्लास 10th कोर्स ए में है। मैं इसलिए मेंशन करती जा रही हूँ क्या टॉपिक कब आ रहे हैं, किसके सिलेबस में हैं, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमने उठाया है यानी कि आपका स्ववृत्त लेखन, ये आता है आपका क्लास 10th हिंदी कोर्स ए में। अब आप बोलोगे कि मैम ये स्ववृत्त लेखन क्या होता है। स्ववृत्त लेखन यानी कि स्ववृत्त यानी कि अपना ही वृत्त प्रस्तुत करना, यानी कि अपना बायोडाटा, जिसे आप जानते हो ना, बायोडाटा बोलते हैं ना, कि आप लोग जब कहीं पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो या फिर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो हमें अपना बायोडाटा बनाना पड़ता है, जिसमें हम अपनी व्यक्तिगत जो भी हमारा परिचय होता है वो देते हैं, कि जैसे कि हमारा नाम क्या है, हमारे पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, जन्म तारीख क्या है, पता क्या है, फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हमें देनी होती हैं। फिर उसके बाद हम देते हैं अपनी शैक्षणिक योग्यता का परिचय, यानी कि हमारी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये दिया जाता है। अब चूँकि देखिए ये हिंदी में है, तो सारी चीज़ें हम हिंदी में ही आपको कराएंगे। हाँ, आपको समझाने के लिए मैं उनको इंग्लिश में बताती जाऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पूरी शुद्ध हिंदी नहीं आती, ठीक है। जैसे शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ये कैसे लिखेंगे आप ये। फिर उसके अलावा आपने बहुत सारे और अचीवमेंट, सिर्फ एजुकेशन के अलावा और भी अचीवमेंट्स लिए हैं, बहुत सारे प्राइज़ होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन में आप भाग लेते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर आपकी हॉबीज़ क्या हैं, या एक्स्ट्रा स्किल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें बतानी होती हैं, ठीक है। तो अब इनको हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें, स्ववृत्त के साथ आवेदन पत्र भी अटैच किया जाता है। आवेदन पत्र हम आपको पत्र के सेक्शन में बता चुके हैं, यानी कि एज अ एप्लीकेशन हमेशा ये ध्यान रखना कि कहीं पे भी आप बायोडाटा दोगे तो साथ में एक एप्लीकेशन ज़रूर दी जाती है, जिसे हम आवेदन पत्र कहते हैं। तो वो आवेदन पत्र हम आपको पत्र के सेक्शन में करा चुके हैं। जैसे कि हमारा औपचारिक पत्र होता है, कुछ उसी तरीके का हमारा आवेदन पत्र भी रहता है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको सिर्फ स्ववृत्त का जो है आप परिचय देंगे। अब स्ववृत्त में कुछ चीज़ें हमें बहुत ही कॉमनली ध्यान रखनी होती हैं, वो तो अभी हम कराएंगे तो आपको बताते जाएंगे, लेकिन स्ववृत्त क्या होता है, किस लिए लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें भी अभी आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बताते हैं क्या है ये स्ववृत्त। क्यों, पहली चीज़ क्या है, स्ववृत्त क्यों चाहिए। अब देखिए क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी समाज में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है सामाजिक प्राणी ही है। जीवन में उसे कई क्षेत्रों में संपर्क करना पड़ता है। यह संपर्क वह व्यक्तिक और पत्रों के माध्यम से करता है। अब मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए हमें किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो अगर वो व्यक्ति हमारे सामने है तो हम तो फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुंह से अपनी बातें करके सारे अपने मन की बातों को बता सकते हैं। सपोज अगर वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है तो हम पत्रों के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हम लोग अनौपचारिक पत्र वगैरह लिखते हैं,
ठीक है। अब आजकल तो बहुत सारी तकनीक आ चुकी है, व्हाट्सअप दे दीजिए, टेलीग्राम दे दीजिए, आप क्या कहते हैं मेल भेज दीजिए, बहुत सारे तरीके हैं कि नहीं। तो वही चीज़ उन्होंने, परंतु कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां यह काम उसे पत्र के माध्यम से करना पड़ता है। यानी कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर व्यक्ति हमारे सामने है भी तो भी ये काम आप फेस टू फेस या मुंह से बोल के नहीं बता सकते, उसके लिए आपको पत्र भेजना ही पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मेरे सामने है तो मैं उसे अपनी सारी बातें बता दूं, नहीं, व्यक्ति मेरे सामने है लेकिन तब भी हमें वहां पर पत्र के माध्यम से ही बात करनी होगी। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आवेदन भी करना पड़ता है। यानी कि अगर हमको जॉब चाहिए तो वहां पर हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब जैसे मान लीजिए किसी फर्म में जो है जॉब निकली है, ठीक है, अब जॉब निकली है तो खाली आप तो एक कैंडिडेट है नहीं जो आपने दे दिया, आपके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। तो अब सामने जो बंदा बैठा है जिसने ये सारी जॉब निकाली है वो इन सबसे ज़बानी तो सारी चीज़ें पूछ नहीं सकता और ना ही उसे याद रहेंगी। तो इस कंडीशन में वो पत्र के माध्यम से ही आपसे कम्युनिकेट करेगा कि भैया ठीक है, तुम्हारे अंदर जो क्वालिफिकेशन है, जो भी तुम हो, अपना बायोडाटा सबमिट करो, है कि नहीं। तो ये क्या कहलाता है, रोजगार के लिए आवेदन। आवेदन करते समय उसे संपूर्ण व्यक्तिक शैक्षणिक जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। इसके लिए वह अपना स्ववृत्त यानी कि बायोडाटा तैयार करता है और उसे अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करता है। यह उसके लिए अनिवार्य है। तो समझ में आया कि मेरी जो व्यक्तिक जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो प्लस मेरी जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है यानी कि योग्यता है, वो सारी चीज़ें हमें एक सीक्वेंस में लगानी होंगी और उसके बाद साथ एक प्रार्थना पत्र अटैच करके हमें उस कंपनी में सबमिट करना होगा। तो समझ में आ गया स्ववृत्त क्या होता है। हम सामने भले हों लेकिन उसे हमें पत्र के माध्यम से ही बताना पड़ता है। अब आते हैं स्ववृत्त का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। स्ववृत्त का तात्पर्य अपना वृत्त लिखना या अपना वृत्तांत कहना। वृत्तांत का एक अन्य अर्थ अपनी आप बीती भी होती है। ठीक है, वृत्त का मतलब क्या आपको बताया गया, लिखना या अपना वृत्तांत कहना, हमें अपने बारे में बताना। स्व मतलब क्या हो गया, अपना। वृत्तांत यानी कि कोई भी चीज़ घटित हुई है, कुछ भी है, उसे लिखना। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ जो घटित हुई वो चीज़ें हम नहीं लिखेंगे, हम अपनी जानकारी दूसरे को देंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी। किंतु स्वयं अपने बारे में संक्षिप्त रूप में आवश्यक सूचना प्रदान करना ही स्ववृत्त लेखन कहलाता है। तो समझ में आया, हम खुद, अब हमसे ज़्यादा तो कोई जान नहीं सकता, हम खुद अपनी जानकारी दूसरे को देंगे। ठीक है, अब स्ववृत्त लेखन का क्या तात्पर्य है, अब उसको लिखने का एक सही तरीका होता है। तो उस लेखन को यानी कि अपनी जानकारी खुद लिखना लेखन कहलाता है। अब ये भी नहीं है कि हम ऐसे वैसे लिख दें, वो भी नहीं होता। स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर अपना बायोडाटा रेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम अपनी जानकारी देंगे, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि अपना बायोडाटा हमने तैयार किस पर्पज से किया है। जॉब के लिए किया है। अब मान लीजिए जॉब भी कई तरीके की होती है, मान लीजिए कोई ट्रैवल एजेंसी में जॉब लेता है, तो कोई बैंक के लिए आवेदन दे रहा है, तो अब यहाँ पर व्यक्ति की जो क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से बायोडाटा रेडी होता है। पहली चीज़ ये। अब दो तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि बायोडाटा हम जॉब के लिए भी दे सकते हैं, हम दूसरा एक आवेदन करते हैं बायोडाटा जहाँ हमें देना पड़ता है, वो जगह होती है जहाँ पर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। अब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते समय जो हमें मेन ध्यान देना होता है, वहाँ पर बायोडाटा लिखने का तरीका बदल जाता है। कैसे बदलता है, क्योंकि स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई कर रहे हो यानी कि अभी आप एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट में आपने अभी तक आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रही है आप सिर्फ वहीं तक मेंशन करोगे। और जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता के अलावा हमारी अनदर करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमें वो भी सारी देनी पड़ती है।
तो ये एक तरीका होता है कि मेन हमें देखना है कि हम बायोडाटा किसके लिए रेडी कर रहे हैं, और यही आपको सीखना भी है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास जो आएगा उसी हिसाब से आपको काम करना है। अंग्रेजी में इसे बायोडाटा, रिज्यूम, कर्कुलर वीटा कहते हैं। स्ववृत्त का तात्पर्य आत्मविज्ञान या आत्म प्रशंसा कदापि नहीं। ये नहीं कि आप अपने बारे में बहुत प्रशंसा, एक्चुअल जो आप हैं वही आपको देना है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हुए, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर हमें नहीं कहनी होती। स्ववृत्त के दो पक्ष होते हैं। पहले पक्ष में वह व्यक्ति होता है जिसे केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जा सकती हैं। अब याद रखना, स्ववृत्त हमेशा दो पक्षों के लिए होता है। पहला पक्ष होते हैं हम, क्योंकि ये हमको सेंटर में रखकर सारी जितनी भी जानकारी है वो एकत्र की जा रही है। प्रथम पक्ष हम है। दूसरा पक्ष वह व्यक्ति या संस्था है जिसके लिए या जिसके प्रयोजन के लिए सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। दूसरा वो जिस कंपनी में हमें ये बायोडाटा सबमिट करना है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। मान लीजिए हम अपने लिए बायोडाटा रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत लगेगी या नहीं लगेगी। अब वो दूसरा पक्ष वो कौन है? वो कंपनी है जिसके लिए हम ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें प्रथम पक्ष उम्मीदवार और दूसरा पक्ष नियोक्ता होता है। हम उम्मीदवार हैं। क्या है? हम उम्मीदवार हैं, क्योंकि हमें जॉब चाहिए, और जो जिस कंपनी में हम इसको सबमिट करेंगे वो नियोक्ता है, क्योंकि उसके पास इतने सारे जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन आएंगे, जितने भी बायोडाटा आएंगे वो उसमें से एक को नियुक्त करेगा। वो क्या कहलाता है? नियोक्ता कहलाता है। ठीक, तो ये दो पक्ष आपको समझ में आ गए। पहला पक्ष कौन होता है? आपका उम्मीदवार, और दूसरा पक्ष होता है नियोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब स्ववृत्त का विषय वस्तु। अब स्ववृत्त हमने लिखना तो शुरू कर देंगे। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स जोड़े जाएं, ये भी एक बड़ा खेल होता है, क्योंकि हमेशा याद रखिए किसी भी कंपनी में जॉब आपको मिलना है। एक तो आप ये कि आप सतह तौर पर सारी जानकारी दे दोगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको इस तरीके से दो कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो, हाँ कि इस बंदे को जानकारी अच्छी खासी है। तो इसलिए आपको स्ववृत्त के बेस में जाना ज़रूरी है। सिर्फ स्ववृत्त तैयार कर देना एक अलग चीज़ है, उसको उसके बारे में जानकारी पहले कलेक्ट करना। आप अपने बारे में जानकारी जानते हो, लेकिन स्ववृत्त एक्चुअल में किस तरीके से लिखा जाता है, ताकि सामने वाला, मान लीजिए उसके सामने 100 एप्लीकेशन आए, 100 बायोडाटा आए, तो उसमें से वो आपका ही बायोडाटा चुने। इतना प्रभावशाली आपको उसे बनाना है। ठीक है, अब प्रभावशाली बनाने के लिए क्या होगा? कोई भी चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि अच्छी बने, तो जाहिर सी बात है उसके बेस पे हमें काम करना पड़ता है। तो अब वही बेस मैं आपको सिखाने के लिए जा रही हूँ। सबसे पहले है स्ववृत्त का विषय वस्तु। यह स्ववृत्त किसी आजीविका प्राप्ति के संदर्भ में लिखा जाता है। इस पत्र में व्यक्ति पद से संबंधित अपनी योग्यताओं, कार्यानुभव, उपलब्धियों को प्रस्तुत करता है। स्ववृत्त व्यक्ति की विशेषता का परिचायक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्ववृत्त जब भी हम तैयार कर रहे हैं, किसी कंपनी में हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब वो जॉब जो निकली है उसके अनुसार से आपका सारा अनुभव होना चाहिए, आपकी उतनी योग्यता होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखना उसकी विषय वस्तु। हमेशा आप ऐसा तो नहीं कि जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो पर्टिकुलर एक ही जॉब के लिए अप्लाई करोगे। अब आपने अगर मान लो वो MBA किया है, तो MBA तो अलग अलग कंपनीज में जॉब निकलती है, निकलती है कि नहीं निकलती। मान लो आपने ह्यूमन रिसोर्सेज में किया है, आपने MBA कर लिया ह्यूमन रिसोर्सेज में, और उसके बाद आपने जॉब अप्लाई करनी है, तो अब ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब HR की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो हर कंपनी अलग होती है। कोई एक एजुकेशन कंपनी हो सकती है, ठीक है, आप समझिएगा, एजुकेशन कंपनी हो सकती है, IT कंपनी हो सकती है, ठीक है, कोई IT सेक्टर में आपका HR की जॉब निकल सकती है, या आपका क्या कहते हैं किसी एम्बेसी में निकल सकती है। मतलब अब यहाँ पर वेरिएशन, अब आपके पास क्वालिफिकेशन HR की है, लेकिन HR हर एक सेक्शंस में अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप एजुकेशन कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन उस तरीके से दिखानी होगी। अगर आप एक IT कंपनी में HR की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको दूसरी तरह से प्रेजेंट करना होगा। अगर आप मान लीजिए किसी एम्बेसी में आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ एक अलग तरीके से करना होगा, मिनिस्ट्री में करो, मतलब बहुत अलग अलग सेक्टर्स हैं इसके लिए। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो, आप अपनी क्वालिफिकेशन तो वही है, आप क्वालिफिकेशन तो बदल नहीं सकते हो, लेकिन आपको वो चीज़ इन्हांस करनी होगी जिस सेक्टर की बात हो रही। मान लीजिए एजुकेशन सेक्टर की में अगर आप HR के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये दिखाना होगा कि हाँ
आपकी पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उस स्ट्रॉन्ग को आप बाहर निकाल के लेकर आओगे, उसे ज़्यादा हाईलाइट करोगे बायोडेटा में, ठीक है ना, ताकि सामने वाला बंदा देखे। मान लीजिए एजुकेशन में तो आप ये देखोगे, अब एचआर में आपको क्या है कि आप सभी के साथ ग्रुप डिस्कशन में या किसी टीम वर्क में साथ रहे हो, किसी को आपने कोई टीम हेड करी है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये तैयार करते समय आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आप पद के लिए कर रहे हो, आपकी योग्यताएं, आप इससे पहले कहीं काम कर चुके हो वो कार्य अनुभव, आपकी उपलब्धियां यानी कि जो कोई भी अचीवमेंट है एजुकेशन के अलावा आपने जो कुछ भी अचीव किया है वो, ये सभी कुछ आपको एक विशेष ढंग से लिखना होता है। नेक्स्ट आते हैं स्ववृत्त के प्रमुख अव्यय। ये क्या होते हैं? स्ववृत्त सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह है, यानी कि डिसिप्लिन फ्लो है। डिसिप्लिन फ्लो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसे हम सिस्टमैटिक ढंग से प्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसे सिस्टमैटिक फ्लो कहते हैं। अर्थात इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों ही होने चाहिए। इसके प्रमुख अव्यय हैं व्यक्ति परिचय। अब अव्यय का मतलब है कि क्या क्या हम प्रस्तुत करेंगे। व्यक्तिगत परिचय यानी कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी क्या हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, प्रशिक्षण यानी कि आपने किसी चीज़ की ट्रेनिंग ली वगैरह है, जैसे बहुत सारे लोग हैं कंप्यूटर करते हैं या कुछ और करते हैं तो वो प्रशिक्षण भी आप मेंशन करोगे। उपलब्धियां यानी कि अचीवमेंट्स, कार्यतर गतिविधियां यानी कि जहां पर आपकी हॉबीज़ या इंटरेस्ट आएंगे, ठीक है। जैसे बहुत लोगों की हॉबी होती है कि डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ना है या कोई मैगजीन पढ़नी है या किसी को गार्डनिंग का शौक है, किसी को ट्रैवलिंग का शौक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी मेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये कुछ अव्यय हैं, हमेशा आपको मेंशन करने होंगे, क्योंकि ये आप बोलोगे कि मैम शैक्षणिक योग्यता सही है, अनुभव भी ठीक है, प्रशिक्षण भी सही है, लेकिन उपलब्धियां और कार्यतर गतिविधियां क्यों ज़रूरी होती हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे वर्क स्टेशन से जुड़ी होती हैं। मान लीजिए कि आप लोगों को घूमने का यानी कि किसी को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, तो बहुत जगह आप लोगों ने घूमा भी होगा, बहुत सारी जगह देखी होंगी, ऑब्जर्व करी होंगी, तो ये एक आपको हेल्प करेगा क्या, जहाँ पर आपको ऐसी पोस्ट दी जा सके जहाँ जो आपके शौक से कनेक्टेड हो। मान लीजिए ट्रैवलिंग जॉब हो गई, कहीं पर आप इधर से उधर आ जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई भी होता है, मतलब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अलग अलग सिटीज़ में होती हैं, तो अक्सर लोगों को जो है वो टूर्स करने पड़ते हैं, तो वो आपको प्रिविलेज मिल सकती है कि आपको चलो ठीक है आपको टूर्स पसंद है, आपको वही जॉब दे दी जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी होती। मान लीजिए आप किसी टीम के कैप्टन रहे हो, तो ये पता अगर आप ये बताओगे कि हाँ हम फला टीम के, फुटबॉल टीम के या क्रिकेट टीम के, बैडमिंटन के, किसी के भी टीम के हम जो है कैप्टन रहे, तो इससे ये कंपनी को पता चलता है कि इसे टीम को हेड करना आता है, तो इसलिए वो आपको उस पोस्ट के लिए बैठा सकती है जहाँ पर आप टीम को हेड कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर आपको उपलब्धियाँ और कार्यतर गतिविधियाँ देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं स्ववृत्त के प्रकार। अब कितने तरह के स्ववृत्त होते हैं? आजकल जीविकोपार्जन के लिए स्ववृत्त लेखन के अतिरिक्त कुछ भी अन्य उद्देश्यों के लिए स्ववृत्त लेखन किया जाता है। सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, कई और प्रोविजंस के लिए भी ये बायोडेटा रेडी किए जाते हैं। जैसे विवाह यानी कि शादी के लिए आप लोग देखते हैं ना, अगर आपके यहाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं तो आप लोग देखिए कि लड़की की या लड़के की फ़ोटो खिंचाई जाती है, उसका बायोडेटा रेडी किया जाता है, तो वो बायोडेटा अलग होता है, ध्यान रखना, वो बायोडेटा अलग होता है जहाँ पर लड़की का नाम, उसका क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्शन, उसकी हाइट और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके बॉडी को लेकर सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा उसकी क्वालिफिकेशन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, जॉब कहाँ कर रही है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो बायोडेटा अलग तरीके से रेडी किया जाता है, लेकिन जॉब के लिए अलग होता है। कुछ अन्य उद्देश्यों के जैसे विवाह आदि हेतु लड़के लड़की का स्ववृत्त लेखन, अन्य विशिष्ट कार्य के लिए योग्यताएं और अनुभव संबंधी स्ववृत्त लेखन आदि। तो अब यहाँ पर क्या बताया कि मान लीजिए आप किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, आप मान लीजिए किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल क्या हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान निकला कि एक कार्यशाला चलाई जा रही है, तो वहाँ पे लोग आवेदन करें, जो सही होंगे उनको, तो वहाँ पर भी आपको अपना बायोडेटा सबमिट। अब आपको एक क्या कहते हैं वर्कशॉप में पार्ट लेने के लिए भी बायोडेटा रेडी करना पड़ेगा। तो बहुत तरीके से अलग अलग तरीके के बायोडेटा रेडी किए जाते हैं।
अब आते हैं स्ववृत्त लेखन का प्रारूप, यानी कि उसके अंदर सारी चीजें, यानी कि उसका जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, देखिए वस्तुतः प्रत्येक कार्य के लिए स्ववृत्त की रूपरेखा और रचना भिन्न प्रकार की होती है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया, जॉब के लिए जब आप बायोडाटा रेडी करोगे तो वो अलग तरीके से होगा, शादी के लिए रेडी करोगे तो वो अलग तरीके से होगा, किसी वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए बायोडाटा रेडी करोगे तो वो अलग तरीके से होगा, स्कॉलरशिप लेने के लिए बायोडाटा रेडी करोगे तो वो अलग तरीके, मतलब आप जिस प्रोविजन से जो बायोडाटा रेडी कर रहे हो उन सभी में अलग अलग चीज़ों को मेंशन किया जाता है। अब आप परेशान नहीं हो कि मैम इतने तरह के बायोडाटा मुझे क्यों सीखने हैं। सिंपल एक ध्यान रखो, आपको सिर्फ एक तरह का बायोडाटा सीखना है। क्लास 10 के सिलेबस में जो है वो है आपका जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। यथा नौकरी के लिए जहां शैक्षणिक योग्यता और व्यवहारिक अनुभव के बारे में विस्तृत जानकारी देना आवश्यक होता है, क्योंकि नौकरी देने वाले को आपके कार्य कौशल और योग्यता का मूल्यांकन करना होता है कि आपका कार्य कौशल क्या है, ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है। विवाह आदि के लिए शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत जानकारी देने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया? विवाह के लिए हमें शैक्षणिक देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी देना महत्वपूर्ण होता है। यानी कि मान लीजिए कि मैंने अगर मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो अगर हमारी शादी के लिए होगी बात, वैसे तो मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन अगर मैं बता रही हूँ शादी के लिए होगी, तो मेरी खाली इनिशियल जो है शैक्षणिक योग्यता जाएगी कि कहाँ तक पढ़ा है और किस सब्जेक्ट से, बस कहाँ जॉब कर रही है ये हो जाएगा। इसके अलावा मेरे परिवार में मेरे भाई बहन, माता पिता या आपके चाचा चाची या दादा दादी, नाना नानी जो बहुत अच्छी पोस्ट पे रहे हों, उनके बारे में मेंशन करना पहले ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब हमें अपने रिलेटिव्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन विवाह के लिए हमें अपने रिलेटिव्स के बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि विवाह जैसे संबंधों के लिए आपके परिवार की पृष्ठभूमि और आपके रिश्तेदारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। अब विवाह का उद्देश्य अलग होता है, क्योंकि भाई परिवार जुड़ रहे होते हैं। नौकरी में कौन सा परिवार जुड़ रहे होते हैं? नौकरी में तो हम जुड़ते हैं ना। फोटोग्राफ के मामले में नौकरी के लिए आवश्यक चित्र लगाकर भी काम चलाया जा सकता है, किंतु विवाह के लिए पूरी फोटो की आवश्यकता होती है, ताकि आपकी तस्वीर से ही प्रथम दृष्टा आपके बारे में अंदाजा लगा सके कि आप दिखने में कैसे हैं। अब मान लीजिए जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी सिर्फ क्या थी, पासपोर्ट साइज की फोटो इनफ होती है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए तो पासपोर्ट साइज की ठीक है, लेकिन विवाह के लिए तो क्या होगा, हमारी फुल फोटोग्राफ चाहिए होगी, जहां पर हम दिखने में कैसे हैं ये पूरी तरीके से सामने वाले को पता होना चाहिए। लड़की की ही नहीं, लड़के की भी यही सेम आवश्यकता होती है। स्ववृत्त में कई बार फोटो की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि आपसे यह जानने की उत्सुकता होती है कि आपके जीवन का ध्येय क्या है। ठीक है, कभी कभी बायोडाटा में फोटो भी नहीं लगती, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। आपकी इच्छा शक्ति की जांच और आपका मूल्यांकन भी आपके कथन में किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अपनी फोटो अगर बायोडाटा में ना भी लगाओ जॉब के लिए तो भी चलेगा, लेकिन आपने क्या पढ़ाई करी है, आपका क्या उद्देश्य है, अगर ये भी बता दिया जाए तो जॉब के लिए इतना ही सफिशिएंट होता है, सामने वाला प्रभावित होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको प्रारूप में क्या होता है। स्ववृत्त लेखन से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, उसकी पर्सनालिटी झलकती है। जाहिर सी बात है, हमने पढ़ाई करी है तो कितने परसेंटेज है ये मायने रखता है, फिर उसके बाद हमने कहाँ कहाँ जॉब करी है ये मायने रखता है, बहुत कुछ है ना। इसमें नियोजनकर्ता संस्था को सही व्यक्ति को चुनने में सहायता मिलती है। कहीं कहीं नियोजनकर्ता द्वारा हाथ से लिखा तो कहीं कहीं टाइप किया हुआ स्ववृत्त मांगा जाता है, तो कहीं कहीं हाथ से लिखा भी चल जाता है अगर छोटी मोटी कंपनीज है, लेकिन अगर आप बड़ी कंपनीज में अप्लाई करते हो तो पूरा एक फॉर्मेट होता है टाइप किया हुआ। आजकल तो कंप्यूटर टाइप भी होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं अरेंज कर सब मेंशन करी जाती हैं। आवेदन पत्र से व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं अभिव्यक्ति की शैली की भी परीक्षा होती है। अतः सही या व्यवस्थित स्ववृत्त लेखन से नियोजककर्ता को व्यक्ति को चुनने में सुविधा हो जाती है। अगर हम सही तरीके से अपना पूरा बायोडाटा रेडी करें तो सामने वाला पक्ष जो नियोक्ता है उसे सही कैंडिडेट चुनने में पूरी तरीके से
मदद मिलती है। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा, अगर हम सही तरीके से सारी चीज़ें करते हैं तो क्या होगा, इससे ये होगा कि नियोक्ता हमको पहली बार में ही सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो ये देखेगा कि बंदा सिस्टमैटिक ढंग से काम कर रहा है, तो हम अगर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। चलिए, अब हम इसके आ जाते हैं प्रारूप। अब ध्यान रखिएगा, जो बहुत ज़रूरी है वो है आपको किसी भी चीज़ का सीक्वेंस। तो आपको जो चीज़ें सबसे पर्टिकुलर ध्यान रखनी है, जो चीज़ें मैं जिस सीक्वेंस में बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। अब जैसे सबसे पहले जब हम स्ववृत्त शुरू करते हैं तो हमारे पास आता है हमारा व्यक्तिक परिचय। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, हमारा व्यक्तिक परिचय। तो ये व्यक्तिक परिचय में सबसे पहले हम देते हैं अपना नाम। नंबर 1 हमारा क्या रहता है, हमारा नाम। नंबर 2 हमारे पास में क्या रहता है, वो है हमारे पिता का नाम। नंबर 3 में रहता है माता का नाम। नंबर 4 में हमारी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि। फिर आते हैं नंबर 5 में वर्तमान पता, जहां हम रह रहे हैं वो वर्तमान पता आता है। फिर आता है स्थायी पता। अब देखिए, इसमें आपको पहले समझ जाना है वर्तमान पता और स्थायी पता में क्या अंतर है। अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं या कोई छोटी सिटीज़ में रहते हैं, तो उन्हें काम करने के लिए दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनका वर्तमान पता और स्थायी पता बदल जाता है। ठीक है, वर्तमान पता और स्थायी पता बदल जाता है। तो जो आपका पेरेंटल हाउस है वो आपका स्थायी पता हो जाता है, और जब आप अभी जिस सिटी में आकर रह रहे हो वो आपका वर्तमान पता हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का जो है ये दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं, तो आपको वो सेम ही, अभी लिखते समय मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें कैसे रहेंगी। तो याद रखिए, वर्तमान पता और स्थायी पता में क्या अंतर है। वर्तमान पता जहां आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हो, और स्थायी पता जो आपका पेरेंटल है। ठीक है, तो अभी कुछ लोगों का तो ऐसा होगा कि दोनों का सेम रहेगा, तो आप दोनों जगह सेम एड्रेस डाल सकते हो, और अगर दोनों के अलग अलग एड्रेस हैं तो आपको अलग अलग एड्रेस मेंशन करने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं टेलीफोन नंबर। अगर आप कहीं रह रहे हो तो वो टेलीफोन नंबर यानी कि दूरभाष नंबर। ठीक है, दूरभाष हो जाएगा। और दूसरा आपका, आजकल तो सभी के पास मोबाइल होता है। ठीक है, तो आपका स्वचालित मोबाइल, आपका स्वचालित दूरभाष आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है ईमेल। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो आपको हमेशा अपना देना चाहिए, ये आपको ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं भाषाओं का ज्ञान। आजकल लोगों को बहुत सी अलग अलग तरह की भाषाएं आती हैं, तो अगर आपको आती हैं हिंदी अंग्रेज़ी तो मोस्टली सभी को आती है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग गुजराती हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, मराठी हैं, तो आप सभी को एक अनदर और एडिशनल लैंग्वेज आती है। ठीक है ना, मुझे नहीं आती है। ठीक है, मुझे सिंपल हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बस। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं कि जिनको और भी तरह की लैंग्वेजेस आती हैं, तो उन्हें आप मेंशन कर दो, तो जॉब में आपको इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये 10 चीज़ें आपको जो है किस में देनी पड़ती हैं, अपने व्यक्तिक परिचय में। तो ये ध्यान रखिए, सीक्वेंस यही रहेगा, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, दूरभाष और भाषाओं का ज्ञान। तो ये सीक्वेंस में होना चाहिए, रट लीजिए इसको, जैसे मैंने बिना देखे आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद आते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता मतलब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैसे तो हम लोग छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, ठीक है, नर्सरी से पढ़ रहे हैं, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें सिर्फ हाई स्कूल से मेंशन करी जाती है। इसीलिए जब आप लोग पढ़ते हो ना तो कहा जाता है हाई स्कूल का रिजल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, इसका रीज़न आधा आप यहाँ समझ लो। आप लोग आपकी 10th देने वाले हो तो अक्सर आप लोगों के ऊपर ये प्रेशर होगा, 10th है बहुत अच्छे होने चाहिए, सब जगह यही प्रेजेंट होगा। इसका रीज़न ये है कि जब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहीं पर भी दी जाएगी या पूछी जाएगी तो आपकी वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th से ही शुरू होती है। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आप कोई भी डिप्लोमा, डिग्री कुछ भी ले लो, उसके बाद ही आएगा। लेकिन सबसे पहले क्या पूछा जाता है, 10th पूछा जाता है, इसीलिए 10th इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th से शुरू होगी। अब
इसमें जो सबसे मेन बात होती है कि जब भी आप शैक्षणिक योग्यता दोगे उसे हमेशा आप इस तरह की तालिका में बना कर दोगे, ठीक है। ये नहीं है कि आपने फ्री हैंड लिख दिया, ये आपको मस्ट ध्यान रखना, क्योंकि स्ववृत्त लेखन आपके पेपर में आएगा, ये 100% श्योर है। ऑप्शन में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आया तो भी अगर आपको करना है या नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले व्यक्तिगत चीज़ों में जो चीज़ें सीक्वेंस से हैं वो आपको उसी सीक्वेंस से देनी है। सेकंड नंबर पे आपका शैक्षणिक योग्यता आएगा। शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको इस तरीके का पूरा ग्राफ यानी कि पूरा इस तरीके का तालिका बनानी ज़रूरी है, पूरा टेबल बनाना। अब टेबल बनाने में सबसे पहले आपको देना होता है क्रम संख्या। तो क्रम संख्या में सबसे पहले नंबर 1 आपका क्या आएगा, क्लास 10th आएगा। नंबर 2 में आएगा आपका क्लास 12th आएगा। नंबर 3 में आपका आएगा क्या आएगा, ग्रेजुएशन। आप बीए करो या आप बीएससी करो, कुछ भी करो वो आपका मेंशन होगा। फिर उसके बाद नंबर 4 आता है आपकी मास्टर्स आते हैं, आप मास्टर्स करते हो, ठीक है। आपने एमबीए कर लिया, ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया आपने एमबीए कर लिया। तो हमेशा जो आपके बायोडेटा शुरू होगा वो हमेशा क्लास 10th से ही शुरू होगा। अब आप ये सोचो कि प्रेजेंट आपने रिसेंटली एमबीए किया तो आप एमबीए ऊपर लिख दो, नहीं, ये काम नहीं होगा। शुरू कहाँ से होगा, 10th 12th, उसके बाद आपने जो भी क्या कहते हैं ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया हो, बीए किया हो, बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, जो भी करते हैं आप, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने, डिप्लोमा ले लिया है किसी चीज़ का तो डिप्लोमा लिख लोगे। कुछ भी आपने जो यहाँ पर किया है ग्रेजुएशन के बाद आप उसे मेंशन करोगे, ठीक है। अब मान लो एमबीए के बाद आपने फिर कोई डिग्री ली है तो नंबर 5 आप उसके नीचे लिखोगे। जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है उनको आप यहाँ पर तालिका के साथ ही मेंशन करोगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं संस्था का नाम, ठीक है। संस्था का नाम आपने जिस भी स्कूल से किया है वो आप करोगे, ठीक है। जो भी संस्था है आप वहाँ पर लिख दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बोर्ड लिखोगे, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, जहाँ से भी आपने किया है, आईसीएससी है आपका या कोई भी है, दिल्ली बोर्ड से किया है आपने, जहाँ से भी किया है वो। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर तो हाई स्कूल और इंटर में तो आप बोर्ड मेंशन करोगे, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोगे तो वहाँ आपकी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद पढ़ते हैं विषय की तरफ। क्लास 10th में हमारे जो हैं वो 6 विषय रहते हैं, 5 कंपलसरी रहते हैं, 1 ऑप्शन रहता है, जो भी आप लेते हो तो वो आप यहाँ सारे विषय मेंशन करोगे। क्लास 12th में आप जो कोई भी विषय ले रहे हो वो सारे विषय यहाँ मेंशन होंगे। आपने मान लीजिए साइंस से किया है तो आपने बायोलॉजी से किया या मैथ्स से किया, या फिर आपने क्या कहते हैं आर्ट्स से किया तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन करोगे। अब मान लीजिए बीए किया है तो बीए में भी आपके पहले 3 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है, उन 3 विषय को आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर आपने एमबीए किया है तो एमबीए तो एक ही से होता है। मान लीजिए आपने ह्यूमन रिसोर्सेज से किया है, एरोनॉटिकल से किया है, जिससे भी आप एमबीए कर रहे हो या कोई भी आपने डिप्लोमा डिग्री ली है, कुछ भी किया है तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। जो भी आपके विषय से आप जिस भी विषय से वो डिग्री ले रहे हो, वो आप कहते हैं क्लास पास आउट हो रहे हो, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वर्ष, किस वर्ष में किया है आपने। मान लीजिए आपने यहाँ पर 1998 में हाई स्कूल किया, 1998 में हाई स्कूल किया तो ठीक 2 साल बाद आप क्या कहते हैं क्या करोगे, 12th करोगे। तो 1998 में तो मतलब यहाँ पर आपका आ गया 2000, ठीक है। फिर उसके बाद 3 साल लगेंगे आपको ग्रेजुएशन करने में, ठीक है, तो 2003 में आ जाओगे। फिर उसके 2 साल आपको लगते हैं किसी भी तरह की डिग्री लेने में, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा 2005। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब देखिए आप तो क्लास 10th में हो तो इसके बाद वाली जितनी भी आपको फिल करनी होंगी ये आपको अंदाजे से करनी होती। तो अंदाजे का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी आए वो कर दो। अब आपको ये देखना है कि 2 साल 10th में गए, 2 साल 12th में गए, 3 साल ग्रेजुएशन में गए, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में गए, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। अब मान लो आपने यहाँ पर बीए के बाद एलएलबी किया तो एलएलबी करने में तो 2 साल नहीं लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, तो फिर वो आपको यहाँ उसी हिसाब से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं श्रेणी। अब श्रेणी का मतलब क्या होता है,
कौन से डिवीज़न में आपने प्राप्त करा। मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न में किया, वहाँ यहाँ सेकंड डिवीज़न किया, यहाँ फर्स्ट में किया, यहाँ फर्स्ट में किया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें में यहाँ पर प्रतिशत आ जाएगा आपका। मान लीजिए यहाँ पर आपने 69% में किया, तो ये आपका फर्स्ट डिवीज़न है। सेकेंड डिवीज़न का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका 50% आ गया। हाँ, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिखनी होंगी। तो ये शैक्षणिक योग्यता आपको इस तरीके से फिल करनी है पूरी। लेकिन जो मैंडेटरी है चीज़, सबसे पहला इस तरह का टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद ही लिखेंगे। दूसरी चीज़ क्वालिफिकेशन 10 से ही स्टार्ट होगी। अब आ जाते हैं अन्य संबंधी योग्यताएं। इसके अलावा अगर आपने कोई और कोर्सेस किए हैं, कंप्यूटर का कोर्स किया है या अनदर लैंग्वेज सीखने का कोर्स किया, कोई भी कोर्स किया है, तो आप अन्य संबंधित योग्यताएं कर देंगे। फिर आपकी उपलब्धियां आ जाएंगी। उपलब्धियों का मतलब है कि आपने और क्या क्या चीज़ें करी हैं। मान लीजिए जब आप स्कूल में थे आपने स्काउट्स किए हैं, तो आपको उसमें प्राइज़ मिले होंगे, आप वो मेंशन कर दो। आपने क्रिकेट कहीं पर कप्तानी करी है, तो वो आपकी टीम को कहीं पर मिला है। आपने एनसीसी में पार्ट लिया, कोई भी चीज़ करी है जिसके लिए आपको कोई भी मेडल या कोई भी पुरस्कार दिया गया है, उसे आप उपलब्धियों यानी कि अचीवमेंट्स में लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कार्यतर गतिविधियां और रुचि, यानी कि जो आपने अभी तक सारी चीज़ें करी, इसके अलावा आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, आपको मान लीजिए ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। तो ट्रेडिंग में आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका, ट्रेडिंग में भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि आपको मार्केट की अच्छी तरह नॉलेज है कि मार्केट कब अप डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, किन रीजन से अप डाउन हो रहा है। तो आजकल कोई भी आप सेक्शन में चले जाइए, ट्रेडिंग हर जगह मायने रखती है, क्योंकि आपको अगर ट्रेडिंग की नॉलेज है तो यानी कि आप कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो बहुत सारी आजकल चीज़ें हैं ना जो आपने करी हैं। जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब से रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसे मेंशन करो, ये आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट है, आप उसको मेंशन करो। किसी भी कंपनी में जाओगे तो हर कंपनी आजकल सोशल मीडिया पे है, अगर आप सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो तो इसका मतलब है आप कंपनी को इसके लिए बेनिफिट पहुंचा सकते हो। तो वही चीज़ है, कार्यतर गतिविधियां या अभिरुचि, जो आपके शौक हैं, ये दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं, और अगर दूसरे को फायदा पहुंचेगा तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो मेरे व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हैं। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या है, हमने किसी कंपनी में अप्लाई कर दिया, लेकिन अब सामने वाला बंदा मुझे पर्सनली नहीं जानता है। अब इस कंडीशन में वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा, तो वो मुझे क्यों अपनी कंपनी में ले। तो अब वो व्यक्ति को मेरा बायोडेटा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन चूंकि वो व्यक्ति मुझे पर्सनल तौर पे जानता नहीं है, इसलिए अपनी कंपनी में लेने से हिचक रहा है। तो ये सेक्शन उस हिचक को दूर कर सकता है। अब ये दो तरीके से होता है। पहली चीज, बायोडेटा रेडी होता है उनका जो अभी तुरंत पढ़ के निकले। मान लीजिए आपने अभी एमबीए किया है और आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आप किन व्यक्तियों के नाम दोगे जिनसे वो कंपनी वाला आपके बारे में पूछताछ कर सके। तो वो आपके एमबीए जब आप कर रहे थे तो आपके प्रोफेसर्स, आपके जो प्रोफेसर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे थे, आप उनके बारे में कोई भी दो प्रोफेसर्स के बारे में यहाँ मेंशन कर दोगे। ठीक है, मतलब हम लोग लास्ट में जहाँ कहीं पे भी पढ़ रहे थे वह उन लोगों के नाम, आप उन प्रोफेसर्स के नाम यहाँ मेंशन कर दो, ताकि वो कंपनी वाला जो मुझे अपने यहाँ लेना चाहता है इन व्यक्तियों से बात कर लेगा, हमारे बारे में सेटिस्फाई हो जाएगा और मुझे जॉब आसानी से मिल जाएगी। अब एक कंडीशन ये होती है कि क्या कहते हैं, मान लीजिए आप पहले कहीं जॉब कर चुके हैं, ठीक है, मान लीजिए एमबीए करने के बाद एक कंपनी में आपने जॉब कर ली, उसके बाद दूसरी कंपनी में कर ली, फिर तीसरी कंपनी में, अब आप जो अप्लाई कर रहे हो वो चौथी कंपनी है। उस कंडीशन में आप यहाँ पर किसका नाम दोगे, किसका नाम, पता या फ़ोन नंबर दोगे, तो यहाँ पर देना पड़ता है आपने जिस लास्ट 2 कंपनीज में जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ के 2 लोगों के नाम आपको यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पर्सनली तौर पे लोग जानते हैं, उनके नाम मेंशन कर दो, ताकि वो जो कंपनी जहाँ पर आपने अप्लाई किया है वो व्यक्ति इन लोगों से आपके बारे में वेरीफाई कर लेगा और आपके लिए जॉब आसान हो जाएगी। ठीक है,
ये करने के बाद आ जाता है उद्घोषणा। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। देखिए क्या है, मैं ये लिखित घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदत्त उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और पूर्ण हैं। यानी कि मैं जो कुछ भी यहाँ पर दे रहा हूँ या दे रही हूँ ये पूर्णतः सत्य है, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। अब ये एश्योरेंस के लिए आपका साइन होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जिस स्थान पर आप इसको बैठकर लिख रहे हो वो जगह मतलब सिटी, फिर उसके बाद दिनांक, जिस दिनांक को दे रहे हो, और उसके बाद नीचे हस्ताक्षर, साइन। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो खास तौर से मायने रखती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका प्रारूप था, मैंने प्रारूप तो बता दिया। अब आते हैं स्ववृत्त लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। किन किन चीज़ों की हमें सावधानी बरतनी होती है, ये एक अलग चीज़ है। भाई हम लिख तो लेते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें हमसे गलती हो जाती हैं अनजाने में, तो उन अनजाने में भी वो चीज़ ना हो, इसके लिए आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है देखिए, स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए, किसी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। जब भी अब आप तो कहोगे कि सामने वाला व्यक्ति मुझे जानता तो है नहीं, कुछ भी लिख दो वो सच मान लेगा, मुझे जो है वो क्या कहते हैं ले लेगा। सामने बैठा व्यक्ति जो नियुक्ता है उस कंपनी में एक अच्छी पोस्ट होल्ड करता है, तो उसके पास एक्सपीरियंस है, उसने अभी तक घुइयां नहीं छीली है कि वो ऐसे ही इतनी बड़ी पोस्ट पे आ गया। वो व्यक्ति को देखकर जानने की एबिलिटी रखता है, कौन व्यक्ति सच बोल रहा है, कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसे अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें पता होती हैं। इसलिए कभी भी जब भी आप बायोडेटा लिख रहे हो उसमें कभी कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना, कोई भी चीज़ कभी झूठ मत लिखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग क्या होते हैं, अपनी शैक्षणिक योग्यता में अपने परसेंटेज में हेर फेर कर देते हैं, और फिर बाद में जहां हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं ना, उसके बाद हमसे मांगी जाती है हमारी मार्कशीट्स, वहाँ पर मार्कशीट सबमिट करी जाती हैं। ठीक है, उनकी फोटोकॉपी सबमिट होती हैं, तब वो आपके बारे में तब वो जान जाएगा कि ये आदमी गलत बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। तो इसलिए किसी भी हाल में किसी भी चीज़ को लेकर हमें कभी भी झूठ नहीं लिखना चाहिए स्ववृत्त में, ना बढ़ा चढ़ा के और ना ही झूठ। नेक्स्ट आते हैं, गलत या बढ़ा चढ़ाकर दावे नहीं करने चाहिए, ऐसे दावे खतरनाक साबित हो सकते हैं। झूठ पकड़ा गया तो नौकरी जाएगी, बदनामी अलग होगी, आपके करियर में एक धब्बा अलग से लगेगा कि फला बंदे को उसकी जॉब से निकाल दिया गया। ठीक है ना। फिर आते हैं, अपनी खूबियां और अच्छाइयां बताने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपके अंदर अगर कोई क्वालिटीज़ हैं तो उसे खुलकर बयां करो। ये मत सोचो कि अरे यार इसका, अब आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप कहोगे कि भाई इसे मुझे इसमें मेंशन करने की क्या ज़रूरत है बायोडेटा में। नहीं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर आपको आगे फ़ायदा देंगी, इसलिए इनको मेंशन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। फिर आ जाते हैं, अपने व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर बल देना चाहिए। यानी कि जब आप अपना व्यक्तिगत परिचय दे रहे हो, शैक्षणिक योग्यताएं दे रहे हो, या अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी कोई भी चीज़ें लिख रहे हो, तो आपकी पर्सनालिटी की कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ज़्यादा हाईलाइट करो। इसका रीज़न ये होता है कि वो सारी चीज़ें लोगों की नज़र में आनी चाहिए। भाई वीक पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि उन पर हम वर्क कर सकते हैं और उन वीक पॉइंट्स को हम स्ट्रॉन्ग में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रॉन्ग हैं उनका हम बेनिफिट क्यों नहीं लें, है ना। तो जो भी आपकी लाइफ में ऐसे पहलू हैं जिन पर आप स्ट्रांगली वर्क कर सकते हो, तो आप उन सारी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर बायोडेटा में हाईलाइटेड तौर पर मेंशन करो। मगर झूठ नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। स्ववृत्त में अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अलंकारिक भाषा का मतलब आपने अलंकार का भाषा है, मुहावरे हैं, इस तरीके के जो है प्रोवर्ब्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं, कतई नहीं करना चाहिए। सिंपल चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी चाहिए। स्ववृत्त की शैली सरल, सीधी, सटीक, साफ होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट आ जाए। यानी कि जो कुछ भी आप लिखोगे सामने वाले को एक बार में समझ में आए, क्योंकि जो व्यक्ति नियोक्ता है उसके पास सिर्फ आपका बायोडेटा नहीं है, उसके पास कम से कम नहीं तो 100 से लेकर 1000 तक के बायोडेटा होते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी होते हैं। तो इस कंडीशन में वो एक पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, उसे एक चीज़ समझ में नहीं आएगी वो किनारे कर देगा। तो इसलिए जब भी लिखो
एकदम साफ भाषा में सरल लिखो ताकि सामने वाला एक बार पढ़ने में आपकी बात को समझ जाए, नहीं तो आपका बायोडेटा दरकिनार कर दिया जाएगा, आप पहले डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, स्ववृत्त के आकार का कोई निश्चित नियम नहीं है, परंतु यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि स्ववृत्त ना तो जरूरत से अधिक लंबा हो और ना ही ज्यादा छोटा हो। यानी कि स्ववृत्त के आकार को लेकर कोई भी एक नियम नहीं है, लेकिन हमेशा, अब इसको लेकर भी मैं आपको बता देती हूँ, दो चीजें चलती हैं। पहली चीज ये होती है कि आप अगर अभी अभी पास आउट हुए हो, यानी कि अभी अभी अपनी एजुकेशन खत्म करके आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या सेकंड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आपका बायोडेटा ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होती है, तो लंबा नहीं होता है। तो अब ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप अभी फ्रेशर होकर निकले हो, तो आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो वहाँ पर बहुत सारे फ्रेशर लोग अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे जाने वाले बायोडेटा की संख्या ज़्यादा होती है, तो आपके बायोडेटा में एलिमेंट्स ही ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो आपका बायोडेटा ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। तो उस कंपनीज में बायोडेटा ज़्यादा भी आएंगे तो आप आसानी से दे सकते हो। लेकिन हाँ, जो लोग अनुभवी होते, मान लीजिए किसी ऑफिस में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट निकली है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होगा पोस्ट, जाहिर सी बात है उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा, वो अभी तक कई कंपनीज में काम कर चुका होगा, उसने बहुत सारी एजुकेशन ली होगी, बहुत कुछ होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका बायोडेटा लंबा हो जाएगा। हम जितनी कंपनीज में काम करते जाएंगे हमारा बायोडेटा ऑटोमेटिकली जो है वो लंबा होता जाएगा। ये एक फैक्ट है, ध्यान रखना। हमारा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, भाई मान लीजिए हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो अनदर एक्टिविटीज़ हैं या अचीवमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। सबसे ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंस, जितनी कंपनीज में हम काम करेंगे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तब उस कंडीशन में हमारे बायोडेटा लंबा होता जाता है। और इतने लंबे बायोडेटा जहाँ पर होते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग कम ही होते हैं। ऊंची पोस्ट के लिए यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अगर मान लीजिए निकल रही है पोस्ट, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है मुश्किल से 10 या 12 बायोडेटा आएंगे। तो उस कंडीशन में अगर 5 से 7 पेज का भी बायोडेटा होगा, तो जो व्यक्ति उस वहाँ पर बैठा है उसके पास पूरा सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई के लिए जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहा है, तो वो पूरा टाइम देगा। और वहाँ पर बायोडेटा भी कम आएंगे, तो पूरे बायोडेटा, अगर लंबा बायोडेटा भी है तो वहाँ पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। स्टूडेंट्स जहाँ पर अपने बायोडेटा सबमिट करते हैं जो अभी पढ़कर निकले हैं, तो वहाँ पर तो भरमार होती है बायोडेटा की, तो वहाँ पर हमेशा आप लोगों के बायोडेटा छोटे ही होने चाहिए। तो ये दो चीज़ें होती हैं, हमेशा ध्यान रखना इसके आकार को लेकर। स्ववृत्त साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए, या तो टाइप्ड ले लो या आप कंप्यूटर से टाइप करवा कर निकलवा लो, स्कैन करवा के निकलवा लो। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, हाथ से लिखे हुए से बचना चाहिए। स्ववृत्त में भाषागत तथा व्याकरणिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, विराम चिन्ह होने चाहिए, ग्रामर गलत नहीं होनी चाहिए, आपकी मात्राएं या स्पेलिंग्स गलत नहीं होने चाहिए। इन सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। फिर आते हैं स्ववृत्त में प्रवाह एवं अनुशासन दोनों ही होने चाहिए। मैंने प्रवाह कैसे आएगा, प्रवाह क्या होगा, प्रवाह का मतलब होता है एक फ्लो। ये फ्लो आता है जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है, ये सीक्वेंस को एज इट इज फॉलो करोगे तो एक फ्लो अपने आप बना रहता है। चलिए, अब मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ समझा दिया, अब मैं आपको कराती हूँ कुछ उदाहरण। ठीक है, इसके बाद तो मैं आपको डीपीपी दूंगी, तो आपको डीपीपी करने के लिए एक्चुअली मैंने सारी चीज़ें समझा तो दी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए, मैंने आपके लिए यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो उदाहरण के लिए सबसे पहले जब भी आएगा एक क्वेश्चन आएगा, क्या दिया है यहाँ पे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए अपना एक आकर्षक स्ववृत्त तैयार करें। ठीक है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है, समझ गए। चलिए, क्या होता है आपको पता है ना, MR। नाम है नरेंद्र कुमार, तो आपका जो भी नाम हो, अब चूंकि आपको रेडी, अब अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि मैम हमें बायोडेटा रेडी करने के लिए बोला जाएगा तो क्या हम अपना नाम मेंशन करेंगे? बिल्कुल, आप अपना नाम मेंशन करके कर सकते हो। ठीक है, ना करना चाहो तो भी नहीं करो, ये कंपलसरी नहीं है कि जो पत्र लिखते हैं उसकी तरह करो। अगर आप अपना लिख देते हो तो आप अपना भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो आप इमेजिनेटिव भी लिख सकते हो। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पर नाम है नरेंद्र कुमार, पिता का नाम है सुरेश कुमार, माँ का नाम है शकुंतला। सीक्वेंस ध्यान रखना, देखो मैं बगैर देखे आपको सीक्वेंस बता रही हूँ। अब 10 चीजें होती हैं, हाथ पर गिन लो, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास अपना नाम, फिर पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता यानी कि आपका वर्तमान पता, फिर स्थायी पता, फिर उसके बाद आपका दूरभाष यानी कि टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, भाषा का ज्ञान। तो ये 10 चीज़ें होती हैं और जिस सीक्वेंस में है उन्हीं सीक्वेंस को आप फॉलो करोगे, ये आपको ध्यान रखना। फिर माँ का नाम शकुंतला, जन्म तिथि 18 नवंबर 1972, ठीक है। फिर आ जाते हैं वर्तमान पता, A92 पॉकेट 4 अशोक विहार फेज 1 दिल्ली। ये आप पूरा मतलब अब याद ध्यान रखना, जब भी आप बायोडेटा के लिए अपना एड्रेस लिखोगे विद पिन कोड लिखना है, ये एक चीज़ होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्थायी पता। अब आप जहाँ पर रह रहे हो वही आपका स्थायी पता है और वही आपका वर्तमान पता है। तो वर्तमान पता में जब आपने पूरा एड्रेस दे दिया है तो स्थायी पता में आप वही लिख सकते हो। और सपोज अगर आपका स्थायी पता अलग है तो यहाँ पर आप उस स्थायी पते को मेंशन करेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास टेलीफोन नंबर, आजकल के समय में टेलीफोन बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अगर टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर मेंशन करो, नहीं है तो आप क्रॉस यहाँ लगा दो, लेकिन यहाँ पर टेलीफोन ज़रूर मेंशन करना। फिर आ जाते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल तो आजकल सभी के पास होता है, ईमेल एड्रेस सभी के पास होता है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जिन्हें आपको करना है। हाँ, ईमेल एड्रेस में ध्यान रखना जो आपका नाम हो उसी से मिलता जुलता आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना। पता चला नाम नरेंद्र कुमार है और नीचे आप ईमेल एड्रेस बना रहे हो नेहा 408 करके आपने बना दिया @gmail या @yahoomail.com करके। भाई अगर आपका नाम नरेंद्र कुमार है तो ईमेल एड्रेस भी तो नरेंद्र कुमार के नाम से ही होगा ना, नेहा के नाम से तो नहीं होगा या विभोर के नाम से तो नहीं होगा ना। सिंपल एक चीज जो मैं बोल रही हूँ। अच्छा, ये तो हो गया आपका व्यक्तिगत परिचय। अब चले आते हैं हम शैक्षणिक योग्यता में। जो चीज़ें मैंने आपको अभी प्रारूप में बताई थी उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंतर्गत ही आप काम करेंगे, ठीक है। ऊपर आप लिखेंगे शैक्षणिक योग्यता, टेबल में सबसे पहले आएगा आपकी क्रम संख्या, परीक्षा, डिग्री, वर्ष, डिप्लोमा। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें आपको मेंशन कर दी, किस की दे रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, डिग्री दे रहे हो, कौन से वर्ष में किया है या डिप्लोमा कर रहे हो, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर बोर्ड, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एक में हो गया, विषय हो गया, श्रेणी हो गया, प्रतिशत हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने आपको पहले बोला ना आपको शुरू ही कहाँ से करना है, 10th क्लास से। अब 10th क्लास में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी जन्म तारीख लिखोगे उसके ठीक 16 वर्ष बाद आप 10th दोगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें कॉमनली पता चला, आपने लिख तो दिया जन्म हुआ 1998 में और उसने 10th दे दिया कब, 2000 में। हाउ इज इट पॉसिबल? 2 साल का बच्चा 10th तो देगा नहीं देगा ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि 10th की क्वालिफिकेशन या उसके आगे की क्वालिफिकेशन जो कोई भी दे रहे हो तो जन्म तारीख उसी हिसाब से मेंशन होनी चाहिए। 10 अगर ये 1972 में उसका जन्म हुआ तो इसका 1967 में 87 में इन्होंने 10वीं दी है। कहाँ से दिया? राजकीय विद्यालय CBSE में। तो यहाँ पर मैंने स्कूल का नाम भी दे दिया और बोर्ड भी दे दिया, दोनों चीज़ें दे दी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, विषय रहे अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। 10th में हमारे यही सब्जेक्ट्स रहते हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और रहता है, जैसे हमारा कंप्यूटर, AI या समथिंग कुछ रहता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। अब आपने पास आउट किया तो किसमें किया? फर्स्ट डिवीज़न में, तो प्रथम श्रेणी में। प्रतिशत लिखिए 93%, ठीक है। उसके बाद आया हमने 10th किया, 10th के बाद 12th किया, तो 2 साल का गैप होना चाहिए। तो देखिए 12वीं आपका हो गया 89 में हो गया। फिर आते हैं, सेम स्कूल था, राजकीय विद्यालय CBSE से। फिर सब्जेक्ट क्या रहा? अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, ठीक है। फिर आपने इसको फर्स्ट डिवीज़न में पास किया, परसेंटेज रहे 95%। फिर उसके बाद आते हैं BSc किया आपने, मैंने कहा था ना कोई भी आप ग्रेजुएशन करो, BSc ऑनर्स आपने किया 1992 में। अब 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें 3 साल लगते हैं, तो देखो 3 साल का फ़र्क है, 90, 91 और 92, 3 साल का फ़र्क हो गया।
कहाँ से किया? हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से किया। ठीक है, अब हिंदू कॉलेज है और एफिलेटेड वो कहाँ से है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। किस सब्जेक्ट में किया? कंप्यूटर साइंस में। वैसे बीएससी ऑनर्स जो है ये इन्होंने फाइनल ईयर का जो सब्जेक्ट है वो मेंशन कर दिया। फर्स्ट डिवीजन आया 84%। फिर आते हैं MBA किया। MBA किस में? 1994 में किया, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से किया। तो इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, तो आपने जिस भी करो तो यहाँ सब्जेक्ट मेंशन कर दो भाई। MBA कई अलग अलग चीज़ों से होता है, तो आपने जिससे किया हो मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीज़न रहा 85%। ठीक है, तो इस तरीके से तालिका को बनाना है, डेट्स को मिलाना है। याद रखिए, जो भी आप जन्म तारीख लिखोगे उससे 16 साल बाद ही आप 10th करोगे, हमेशा ध्यान रखना। और 10th करने के 2 साल बाद 12th करोगे, 3 साल बाद आप ग्रेजुएशन करोगे और 2 साल आपको लगेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने में। तो ये डेट्स की खास तौर से जो मैं बता रही हूँ ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि सामने पढ़ने वाला बेवकूफ़ नहीं है कि आपने कोई भी लिख दोगे वो ध्यान नहीं देगा। अब आते हैं अन्य संबंधित योग्यताएं। मैंने कहा था ना, इसके अलावा आपके पास कुछ और है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और अभ्यास है। अब आपने और क्या ज्ञान प्राप्त किया है? MS ऑफिस तथा इंटरनेट, ये आपको अच्छे से आता है MS ऑफिस। अब आप बोलोगे भाई ऑफिस में कंप्यूटर्स होते हैं, आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो इसका बेनिफिट मिलेगा ना, इसीलिए अन्य संबंधित योग्यताएं लिखी जाती हैं। फिर आते हैं फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग्य ज्ञान है। फ्रांसीसी भाषा आपको आती है जिससे आप फ्रांसीसी भाषा में कोई भी कार्य कर सकते हो, सिर्फ बोलना ही नहीं है, रिटर्न वर्क भी आप अच्छा कर लेते हो। ठीक है, तो ये 2 योग्यताएं आपके काम में कहते हैं ना 4 चांद लगा देंगी आपको, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से और अच्छी चीज़ें आपको करने के लिए मिलेंगी। फिर आते हैं उपलब्धियां, आपने क्या क्या अचीव किया है। ये देखिए यहाँ पर अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता 2001 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया आपने। अब जो आपने किया है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर आते हैं राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता में 2002 में प्रथम पुरस्कार मिला है आपको। फिर आते हैं विद्यालय और महाविद्यालय क्रिकेट टीमों के आप कप्तान रहे। तो ये आपकी क्या है? अनदर एक्टिविटीज जो आपने करी एजुकेशन के अलावा, उसमें आपको जो कुछ भी अचीव हुआ, जैसे बहुत सारे लोग स्काउट करते हैं, NCC करते हैं, तो वो भी आपको मिलता है ना, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कार्यतर गतिविधियां और अभिरुचियां। अब कार्य के अलावा उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं और अखबारों का नियमित पाठन होता है, यानी कि बिजनेस और से संबंधित, बिजनेस व्यापार इन सारी चीज़ों से संबंधित जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं ये सारी पढ़नी आपको अच्छी लगती हैं। देश भ्रमण का शौक है, यानी कि आपको ट्रैवलिंग का शौक है। इंटरनेट सर्फिंग आप बहुत करते हैं, यानी कि इंटरनेट पे चीज़ों को सर्फ करना, ढूंढना, निकालना। फुटबॉल और क्रिकेट टीम में अभिरुचि। अब आप बोलोगे कि मैम इनसे क्या फ़ायदे हैं? पहली चीज़ ध्यान दीजिए, जब आप पत्रिकाओं को पढ़ते हैं व्यापार संबंधी, तो हर एक कंपनी कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ी हुई है, तो उसके बेनिफिट्स के तौर पे आपको कहीं ऐसी जगह वो लगा सकती है जहां पर मार्केट संबंधी कोई चीज़ों की जानकारी आपसे ली जा सकती है, वो आपको हो सकता है। फिर आप मान लीजिए देश भ्रमण का शौक है, तो आपके टूर्स लग सकते हैं। भाई एक ही कंपनी की ब्रांचेस अलग अलग सिटीज़ में होती हैं, तो आपको ट्रैवलिंग यानी टूर्स दे सकता है। टूर्स में बेनिफिट क्या होता है? आपको लोगों को TADA मिल जाएगा, TADA से आपकी इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, आपका शौक का शौक पूरा होता है, काम का काम होता है, पैसे अलग से मिलते हैं घूमने के। ठीक है ना, तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। फिर आता है इंटरनेट सर्फिंग। जैसे मैंने बताया कि आजकल हर एक कंपनी अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो यानी कि आप इंटरनेट के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ों को जानते समझते हैं, तो ये बेनिफिट आपसे ले सकती है कंपनी। ठीक है, फिर है फुटबॉल और क्रिकेट टीम में अभिरुचि है, यानी कि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और आपने अभी इससे पहले मेंशन किया है कि आप जो हैं कैप्टन रह चुके हैं, तो यानी कि आप एक पूरी टीम को हेड करने की एबिलिटी रखते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। समझ में आया? आप अपने बायोडाटा में ये सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंशन कर दिया, इसके आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अब आते हैं सम्मानित व्यक्तियों का आप जो है रेफरेंस देंगे जिनसे आपके बारे में पता किया जा सकता है। ठीक है, अब चूंकि आपका अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं तो इसमें एक कॉलम अनुभव का हो जाता जहां पर आपने इससे पहले किसी कंपनी में काम किया हो।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, चूंकि आप अभी एमबीए करके निकले हैं और अब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप जो भी रेफरेंस देंगे मैनेजमेंट जो आपके मैनेजमेंट स्कूल रहा है जहाँ से आपने एमबीए किया है वहाँ के प्रोफेसर्स के बारे में देंगे। हाँ, अगर आपने यहाँ पे अनुभव ऐड किया होता कि इससे पहले आप इस कंपनी में जॉब कर चुके हैं, तो यहाँ उन सम्मानित व्यक्तियों के नाम होते जहाँ आपने रिसेंटली अभी वर्क किया है। तो जैसे यहाँ है श्री के नाथ, निदेशक आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली। एक व्यक्ति ये हैं जिनसे आपके बारे में पता किया जा सकता है। दूसरे हैं श्री देवेंद्र गुप्ता, प्राध्यापक हैं मार्केटिंग के, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली के। ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो घोषणा यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य है। फिर आते हैं तिथि दीजिए, स्थान दीजिए और हस्ताक्षर कीजिए। बस काम खत्म। नाम हम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पहले तो आप नाम दे चुके हो। तो यहाँ पर जिस डेट को आप लिख रहे हो वो डेट लिखोगे, स्थान जो भी आपका जहाँ से भी लिख रहे हो, है ना। जैसे ये बंदा कहाँ है, दिल्ली का है, तो यहाँ पर वो क्या लिखेगा, दिल्ली लिखेगा। डेट, जिस डेट को भी आप ये लिखने जा रहे हो वो लिखोगे। हस्ताक्षर नरेंद्र के नाम से हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पर है, मैं यहाँ पर अगर आज की डेट से काम करूँ, यानी कि आज मैं जो काम कर रही हूँ, तो अगर उसको हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर आया, कोई भी डेट आप यहाँ पर डाल दो, मान लो ओ 5/5/2024। ठीक है, ये आपने दे दिया। स्थान ये कहाँ पे था, दिल्ली पे था। ठीक है, इसने दिल्ली दे दिया। फिर साइन ये किसके नाम से करेगा, अब आपका नाम कुछ भी हो आप नरेंद्र के नाम से साइन कर दोगे। ठीक है, नाम तो वो पीछे हो ही चुका है। हाँ, तो इस तरीके से आप इसको लिखकर खत्म कर दोगे। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण दे रही हूँ, एक उदाहरण दे चुकी हूँ, एक उदाहरण और देख लो। अब यहाँ पर क्या है, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी पद के लिए अपना एक आकर्षक स्ववृत्त तैयार कीजिए। इसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, पहली चीज तो ध्यान रखना। ट्रेंड होती है, यानी कि इन लोग की ट्रेनिंग होती है टीजीटी टीचर्स की, वो होनी चाहिए। तो अब इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले नाम अभिलाष कुमार, पिता का नाम सुलभ शर्मा, माँ का नाम शकुंतला, जन्म तिथि है 15 नवंबर 1998, वर्तमान पता है 11/2 पाक 84, गली नंबर 2, रोशन नगर, दिल्ली। स्थायी पता वही, अगर आपका सेम है तो वही लिखिए। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। सीक्वेंस मैंने पहले ही बोला, स्ववृत्त जब शुरू करोगे सीक्वेंस ध्यान रखना, व्यक्तिगत परिचय के बाद तुरंत शैक्षणिक योग्यता आएगी। व्यक्तिगत परिचय में जो 9 या 10 चीज़ें आप मेंशन कर रहे हो वो एक ही सीक्वेंस में होनी चाहिए। उनका सीक्वेंस ऊपर पता चला नाम दे दिया, नाम के बाद माता का नाम दे दिया, फिर पिता का नाम, नहीं, आपके नाम के बाद पिता का नाम, फिर माता का नाम, इसी तरीके से आएगा। ठीक है, फिर आ गए शैक्षणिक योग्यता। 10वीं कक्षा आपने करी है 2014 में, राजकीय विद्यालय, सीबीएसई, अंग्रेजी जो भी विषय हैं वो प्रथम और प्रतिशत। फिर 12वीं आपने करी, फिर जो भी स्कूल रहा, सब्जेक्ट रहे, जो भी श्रेणी है, परसेंटेज। फिर बीएससी ऑनर्स किया रामलाल कॉलेज विश्वविद्यालय से, कंप्यूटर साइंस से, ये सारा लिखा। फिर एमबीए किया LMN मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, और ये किया। अब चूंकि टीजीटी टीचर के लिए है तो आप टीजीटी का यहाँ पर दे सकते हो। टीचर क्या, आपका टीचर ट्रेनिंग आप करते हो जो आपकी करीबन 2 साल की होती है, उसे आप इंस्टीट्यूट के तौर पर नीचे मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं अन्य आपकी जो रही, जिसमें कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, फ्रांसीसी भाषा का योग्य है, अखिल भारतीय वाद विवाद, सेम मैंने वही सारी चीज़ें आपके लिए मेंशन कर दी हैं, कुछ ज़्यादा इसमें आपको चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हाँ, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद सम्मानित व्यक्तियाँ चेंज कर दी हैं, क्योंकि आप इससे पहले जो है ना जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ का नाम, जैसे श्री आशा पूर्णी देवी, निदेशक रमन पब्लिक स्कूल मोतीनगर। क्योंकि मान लीजिए आप टीजीटी ट्रेनिंग के लिए अगर कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए कम से कम आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, कहीं आप पढ़ा चुके हो। तो इससे पहले आप जो है रमन पब्लिक स्कूल में पढ़ा चुके हैं, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन किया है। श्री आशीष गुप्ता, प्राध्यापक, आदर्श विद्यालय, लोधी स्टेट, आपने मैनेजमेंट स्कूल का आपने दे दिया। तिथि, स्थान, हस्ताक्षर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये रहा आपका पूरा, मैंने स्ववृत्त करने का तरीका आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि एक स्ववृत्त किस तरीके से तैयार होता है।
अब डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक डीपीपी मिलेगा जिसमें मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है कि किस तरीके से आपको इसे करना है, मतलब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, करीबन 6 क्वेश्चंस हैं, 5-5 मार्क्स के हैं। उनको जाइए, करिए, स्ववृत्त तैयार करिए, और अब हम मिलेंगे उसी स्ववृत्त के सॉल्यूशंस के साथ में, यानी कि जब आप वो लिख के तैयार कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पोस्ट कर दीजिए, और हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो उसी डीपीपी का। ये डीपीपी आपको मैंने 30 मार्क्स का बना दिया। मैं फिर से बोल रही हूँ, लिटरली रिटेन तौर पर करिएगा ताकि आपको प्रारूप अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। फॉर्मेट लर्न होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।